वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो ये जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मार्केट जो है वो क्रैश हो रहा है और लोग हो रहे हैं पैनिक। उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि डिप कहाँ है। हम बाय ऑन डिप करते करते हमारा कैपिटल ख़त्म हो जाएगा। और कई लोग हैं जो इस माहौल में सोच रहे हैं कि हम पूरे पोर्टफोलियो को भी खाली कर देते हैं, जब मार्केट फॉल हो जाएगा तब हम बाई कर लेंगे। तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस मार्केट में, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। और अगर आपका वीडियो के बाद भी कुछ क्वेश्चंस रह जाता है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो निफ्टी अभी फ़िलहाल ऑलमोस्ट अपने रशिया यूक्रेन वॉर के आसपास चल रहा है। तो और जो एफआईआई की जो कंटिन्यूसली जो सेलिंग आ रही है ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है। कई लोग हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं, अभी एफआईआई ने काफ़ी माल बेच दिया है, वो ज़्यादा नहीं बेच पाएंगे, डीआईआई संभाल लेंगे, रिटेल इन्वेस्टर्स स्ट्रांग होते जा रहे हैं। ये सब जो लोग बोल रहे हैं ये सब थ्योरेटिकली काफ़ी अच्छा लगता है, पर आपको ये चीज़ जानना होगा कि एफआईआई का काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल है हमारे इंडियन मार्केट में। और क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पे फॉरेन रिजर्व, फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। इनफैक्ट एलआईसी का जो आईपीओ आया था, आप सोचो ना, एलआईसी में फॉरेन इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट अलाउड ही नहीं था, पर सिर्फ और सिर्फ एलआईसी आईपीओ को सक्सेसफुल बनाने के लिए इसके लिए भी उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया था। तो आप समझो कि एक डेवलपिंग कंट्री के लिए फॉरेन का इन्वेस्टमेंट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पर अभी जो माहौल चल रहा है, एफआईआई की सेलिंग एवरीडे हो रही है, साथ ही इंडियन का नॉर्मल फॉरेन रिजर्व्स भी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है, ऑलमोस्ट 46 ट्रिलियन के आसपास। अभी इसके पीछे का रीज़न मैं आपको अगर बताऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी हमारा जो रुपी है, इंडियन रुपी है, वो काफ़ी वीक होते जा रहा है और उसके अगेंस्ट जो डॉलर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। तो अभी जो हमारा $1 कितने का हो गया है, 77.49 इंडियन रुपी। मतलब हमारा रुपी इतना वीक हो गया है कि $1 का वैल्यू 77.49 इंडियन रुपी हो चुका है। तो यहाँ आप लॉजिक लगाओ, आप सोचो कि आप ही एफआईआई हो, कि आप फॉरेन इन्वेस्टर हो, तो आप अगर इंडियन मार्केट में पैसे लगाओगे तो $1 कमाने के लिए आपको आईएनआर में अभी आज की डेट पे 77.49 रुपीज़ कमाने होंगे। वहीं अगर आप जून, जो पिछले साल जब आप एफआईआई जो इतने ज़्यादा बुल मार्केट में हम सब थे और एफआईआई काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, काफ़ी पंप इन कर रहे थे मनी, उस वक्त क्या रेट चल रहा था डॉलर का और रुपी का, आप देखो 72.91 रुपी चल रहा था अगेंस्ट $1। तो एक साल पहले जून के वक्त में फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी आसान था पैसे कमाना, क्योंकि $1 कमाने के लिए उनको यहाँ पे 72.91 आईएनआर का अर्निंग से उनको दे वर गेटिंग $1। आज की डेट पे उनको 77.49 कमाना पड़ रहा है, तब उनको $1 मिल रहा है। तो बैठे बैठाए उनका लॉस हो रहा है। आप मान के चलो, अगर आप उसको समझ लो 73 से ही हम माइनस कर देते हैं, समझ लो लास्ट ईयर 73, अभी 77, ओके। बैठे बैठाए पहले अभी इनको 77 कमा के $1 कमा रहे हैं, 73 में इनका क्या हो जा रहा है 0.94, मतलब बैठे बैठाए इनको 6 सेंट का ऑलमोस्ट लॉस हो रहा है। और आप ये सिर्फ $1 के हिसाब से देख रहे हो, आप सोचो कि इनका तो करोड़ों में इन्वेस्टमेंट होता है ना। तो अभी क्या है कि इनको फ़ायदा थोड़ा कम दिख रहा है। जैसे जैसे रुपी वीक होगा, यानी रुपी की जो वैल्यू है वो मतलब 77, 80 इन लेवल्स पे जाते जाएगी, और जैसे जैसे डॉलर इंडेक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, वैसे वैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंडियन मार्केट में जो मोटिवेशन है ना पैसे लगाने का, वो लूज़ होते जाएगा, क्योंकि उनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। इसके साथ फेड रेट हाइक एंड ऑल, तो ये सब तो इश्यूज़ हैं ही हैं, ओके। तो वो इशू है, साथ ही डॉलर इंडेक्स इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है कि उनके लिए कोई मोटिवेशन ही नहीं है, उनको बैठे बैठाए लॉस हो रहा है क्योंकि रुपी का वैल्यू कम होते जा रहा है। ऑन द कॉन्ट्रा साइड, इंडियंस का अगर आप सोचो तो जो लोग यहाँ पे इंडिया में बैठे बैठे डॉलर में अर्न करते हैं उनको फ़ायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो उनको तो डॉलर में, जैसे आईटी सेक्टर की पेमेंट कहाँ से आती है, फॉरेन से आती है। तो समझ लो कि किसी आईटी सेक्टर जैसे टीसीएस है, विप्रो है, इनके क्लाइंट यूएस में काफ़ी सारे हैं, तो उनको बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि उनको तो डॉलर में पैसे मिल रहे हैं और डॉलर काफ़ी स्ट्रांग होकर रखा है। तो वो मतलब वहाँ पे $1 के अगेंस्ट में जहाँ उनको पहले 72 रुपीज़ मिलता था, अब उनको 77 रुपीज़ मिलेंगे। और अगर आप लास्ट ईयर का डेटा देखोगे फिच सॉल्यूशंस के थ्रू, तो उनका भी यही टारगेट था कि 2022 में पूरे साल ऑलमोस्ट 76-76.50 इन लेवल्स पे रुपी का वैल्यू रह सकता है। विच मीन्स कि अभी तो पूरा साल बाकी है, 6-7 महीने, तो ये पूरा जितना साल बाकी है एक तरीके का यही लेवल पे हम साइडवेज घूमने वाले हैं, विच मीन्स कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट कम होगा अभी। तो अभी ऐसा नहीं है कि हम एकदम बॉटम आउट हो चुके हैं, यहीं से सब कुछ अच्छा होने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स का रोल है इंडियन मार्केट में डेवलपिंग कंट्रीज़ में। तो एफआईआई का जो रीज़न है वो मैंने आपको बता दिया। अब बाय ऑन डिप का जो हम बात कर रहे हैं कि बाय ऑन डिप एक्चुअली डिप कहाँ है,
बॉटम, एग्जैक्ट बॉटम कहाँ है वो कोई नहीं आपको बता सकता, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें डिमांड जोन आइडेंटिफाई करना है। निफ्टी का ये 5 ईयर का चार्ट है, यहाँ पे मैंने डिमांड जोन आइडेंटिफाई किया है। डिमांड जोन क्या होता है, जहाँ पे बार बार निफ्टी नीचे आके बाउंस बैक ले रहा था, मतलब कि वहाँ पे लोग बाई करने का कोशिश कर रहे थे। तो डिमांड जोन निफ्टी का कहाँ कहाँ आया है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो एक पूरा रेंज है ना, ये पूरा डिमांड जोन है, विच इज़ 15,400 से 15,800 का लेवल। क्यों ये डिमांड जोन है, आप यहाँ पे देख लो कितना टाइम, मतलब पिछले साल ऑलमोस्ट 5 मंथ तक, जून 3 मंथ तक इसी लेवल, इसी जोन में निफ्टी कंसोलिडेट हो रही थी, यानी कि यहाँ पे काफ़ी बाइंग इंटरेस्ट था। फिर यहाँ से ब्रेकआउट मिला। रशिया यूक्रेन में भी इधर से ही डिमांड जोन आया, इधर में ही इंटरेस्ट आया बायर्स का। अभी भी आप देख रहे होगे कि कहीं ना कहीं 15,800 15,700 के लेवल पे जब जैसे ही निफ्टी जा रहा है, थोड़ी बहुत रिकवरी आ रही है 300-400 पॉइंट की, यानी कि यहाँ पे एक बाइंग इंटरेस्ट है। लेकिन वो बाइंग इंटरेस्ट कहाँ से है, DII एंड रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से। तो यहाँ पे आप 20% कैपिटल अपना इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्ट एक साथ नहीं करना है, 20% करके करना है। क्यों करना है 20%, क्योंकि यहाँ पे 20% आपने किया, अगर मार्केट और नीचे फॉल हुआ तो नेक्स्ट डिमांड जोन आपका है 14,245। ओके, डायरेक्ट इसके नीचे का डिमांड जोन डायरेक्ट 14,245 है, जहाँ पे 5 टाइम्स निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। 5 टाइम्स मतलब बार बार यहाँ पे वो फॉल हुई तो यहाँ पे बाइंग आ गया था। तो 14,245 पे आपका एक अलग से फिर एक और डिमांड जोन आएगा। यहाँ पे भी आपको 20% कैपिटल इन्फ्यूज़ करना है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। एंड देन एक डिमांड जोन है, ये बहुत स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि आज तक एक ही बार निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, दैट इज़ 13,724। अभी तक एक सपोर्ट लेने के बाद कभी और फिर से दोबारा निफ्टी ने इस सपोर्ट को टेस्ट नहीं किया है। तो फिलहाल ये ठीक ठाक डिमांड जोन है। तो एकदम स्ट्रॉन्गर डिमांड जोन क्या हो रहा है, 15,400 टू 15,800 एंड देन 14,245। 14,245 ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, क्योंकि यहाँ पे 5 बार निफ्टी में बाइंग प्रेशर आया था। तो इन सब लेवल्स पे 20% करके आपने कैपिटल इन्फ्यूज़ किया, 13,724 में भी इन्फ्यूज़ किया। 60% कैपिटल आपने इन लेवल्स तक अपना डाल दिया। ओके, उसके बाद भी आपके पास 40% का कैपिटल बचेगा। इसको हमें इसीलिए बचाना है क्योंकि एक्चुअली अभी कोई नहीं जान सकता कि ये क्रैश या फिर ये बॉटम आउट कहाँ होने वाला है। हो सकता है कि यहाँ से ही हम रिवर्स हो जाए, या फिर इधर से रिवर्स हो जाए, या फिर इधर से कहीं से भी रिवर्स हो जाए। पर हमें क्योंकि नहीं पता है कि हम कहाँ से रिवर्स होने वाले हैं, आपको 20% का ही डालना है, ताकि 40% जब आपके पास बचेगा और बाई चांस निफ्टी और ज़्यादा नीचे जाती है तो आपके पास फिर पैसे होने चाहिए लगाने को। ठीक है, तो ऐसे ही स्टैजर्ड मैनर में आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। ये लेवल्स को आप ध्यान में रखिए अपने बाय ऑन डिप करने के। बाय ऑन डिप का यही तरीका है, ऐसा नहीं है कि हर 100 पॉइंट गिर रहा है तो एवरी डे मैं कुछ बाई कर रहा हूँ, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। ओके, तो ये लेवल्स को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान में रखिएगा। निफ्टी स्मॉल कैप को अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है, क्योंकि स्मॉल कैप 100 का आप स्टॉक्स पहले देख लो, उनको अभी अवॉइड करिए, क्योंकि यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो रहा है। ओके, तो आप ये देखो, ये और हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो होता है ना, ये एक बेरिश पैटर्न होता है एंड इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेरिश पैटर्न। ठीक है, यानी कि यहाँ से और फॉल ब्रेकडाउन आ सकता है स्मॉल कैप में। तो अभी फ़िलहाल स्मॉल कैप को अवॉइड करना ही समझदारी की बात होगी, क्योंकि ये क्लियर कट यहाँ पे बेरिश ट्रेंड बहुत ही क्लियरली दिख रहा है। क्लियरली कहाँ तक दिख रहा है, अभी स्मॉल कैप का लेवल है 8796, कहीं ना कहीं इसका डिमांड जोन आएगा 8,000 के आसपास। तो ये लेवल पे निफ्टी स्मॉल कैप आ सकता है इस पूरे साल के बीच में, तब आप भले स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट शुरू करिए। फिलहाल इट इज़ नॉट अ वेरी गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप। क्या करना है ऐसे मार्केट में, ETF में इन्वेस्ट करना है। ये मैं बहुत बार बोलते आ रही हूँ, निफ्टी बीज, IT बीज, बैंक बीज भी चाहे थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हो। निफ्टी बीज क्या है, या फिर आप SBI का भी ETF यूज़ कर सकते हो। तो वो क्या होता है, निफ्टी 50 के इंडेक्स को ट्रैक करती है, तो जितना जितना आप निफ्टी 50 बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा निफ्टी बीज भी आपको रिटर्न देगा। IT बीज इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि IT का मैंने 1-2 महीने पहले बोला था कि अभी मत इन्वेस्ट करिए, लेकिन अब मैं बोल रही हूँ कि थोड़ी बहुत आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो IT सेक्टर में। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने आपको एक लॉजिक बताया कि डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इंडियन रुपी वीक हो रहा है, और IT को जो पैसे हैं, IT में भी मतलब स्ट्रॉन्गर सेक्टर, हाँ ये छोटे मोटे सेक्टर नहीं जिनमें डेट बहुत ज़्यादा है, अच्छे से TCS, विप्रो, इन्फोसिस, इन सब सेक्टर में क्या है, इन सब स्टॉक्स में क्या है कि इनका जो पेमेंट है वो डॉलर्स में आता है, तो इनको काफ़ी ज़्यादा जो रेवेन्यू है वहाँ से उनका इंक्रीज़ हो जाएगा।
हालांकि इनका एट्रिशन रेट यानी कि जो एम्प्लॉयज़ बार बार छोड़ रहे हैं कंपनी को, इनका वहाँ पे कॉस्ट ऑफ हायरिंग थोड़ा सा खा जा रहा है। इसीलिए निफ्टी बीज IT बीज में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ज़्यादा महंगी नहीं है। IT बीज आई थिंक 30 रुपीज़ के आसपास आती है, निफ्टी बीज 170 160, SBI ETF का भी यही रेट है। तो इनमें आप अपना इन्वेस्टमेंट करिए, ताकि जैसे जैसे ये सेक्टर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको भी यहाँ पे बेनिफिट होगा। म्यूचुअल फंड में अगर आपका SIP चलता है तो बिल्कुल उसको स्टॉप मत करिए। उस इनफैक्ट जो लेवल्स मैंने आपको अभी निफ्टी के बताए हैं, उन सब लेवल्स पे जब मार्केट आता है हमारा, तो अपने म्यूचुअल फंड को टॉप अप करिए। यानी कि सपोज़ आपका 5,000 महीने का SIP चल रहा है, निफ्टी अगर 15,500 के करीब आता है, आप 5,000 का उस बार डबल कर दीजिए, 10,000 कर दीजिए उस महीने में। ओके, इसका इम्पैक्ट आपको बाद में कंपाउंड होके देखने को मिलेगा, बेनिफिट जो है। लो डेट या फिर ज़ीरो डेट, लार्ज कैप एंड मिड कैप में इन्वेस्ट करना है, अच्छे फिनेंशियल्स जिनके हो। ओके, लो डेट ज़ीरो डेट। क्यों मैं लो डेट बोल रही हूँ, हाई डेट अवॉइड इसलिए करना है क्योंकि जैसे अभी RBI ने रेट इंक्रीज़ किया है, इंटरेस्ट रेट जो इंक्रीज़ हो रहा है, इसका इम्पैक्ट ऐसे स्टॉक्स में जो कि जिनके ऊपर बहुत कर्ज है उनमें बहुत ख़राब इम्पैक्ट आने वाला है, क्योंकि उनको इंटरेस्ट रेट उनका काफ़ी बढ़ जाएगा, जिनका इम्पैक्ट क्वार्टरली रिजल्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो वैसे सारे स्टॉक्स आपको एक्चुअली आपके पोर्टफोलियो को लालम लाल कर देंगे, तो वैसे स्टॉक्स को अवॉइड करिए। लार्ज कैप मिड कैप में जाइए, स्मॉल कैप अवॉइड कीजिए। मैंने आपको बेरिश पैटर्न दिखा दिया स्मॉल कैप में। लार्ज कैप मिड कैप अच्छे फिनेंशियल्स होने चाहिए, डेट नहीं होना चाहिए या फिर बहुत ही कम होना चाहिए कंपैरेटिवली, मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो एटलीस्ट लेस दैन 2। ओके, लेस दैन 2 मान के चलो, डेट टू इक्विटी रेशियो ढूंढ लीजिएगा। डेट टू इक्विटी रेशियो अगर 2 से कम है तो उस वैसे कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। स्मॉल कैप में नहीं इन्वेस्ट करना है, कोई भी स्टॉक को पैनिक में नहीं सेल करना है। अपने पोर्टफोलियो के अच्छे स्टॉक, विनर स्टॉक्स जो है ना, जो अच्छे स्टॉक, उनको सेल मत करिएगा। इनफैक्ट आपको सेल क्या करना है, अभी हो सकता है थोड़ी बहुत रिकवरी जब आएगी ना 500-600 पॉइंट की, तो कोई घटिया स्टॉक में अगर आप फंसे हो, उसको आपको वहाँ से एग्जिट हो जाना है, चाहे वो कितना भी लॉस दे रहा हो, उसको एग्जिट करके वो पैसे को आपको अच्छे स्टॉक्स में शिफ्ट करना है। तो आपका पोर्टफोलियो इंप्रूव होते जाएगा, घटिया स्टॉक जो है वो कम होते जाएंगे, अच्छे स्टॉक्स इंप्रूव होते जाएंगे। और विनर स्टॉक्स को अगर आप अभी सेल कर दोगे, जो लोग सोच रहे हैं कि अभी हम सब बेच के निकल जाए, आपको नहीं पता कि मार्केट कहाँ से रिकवरी ले लेगा, तो आप फंस जाओगे। आप सोचोगे कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। तो लॉस में स्टॉक्स को, अच्छे स्टॉक्स को नहीं बेचना है। सपोज TCS आपने 4,500 में लिया है, तो अब इस वक्त बेच के कोई फ़ायदा नहीं है, 1,000 रुपये डाउन में कोई पॉइंट नहीं है। जब रिकवरी होगी आपका जो रेट है वो आराम से आ जाएगा। लेकिन अगर आप कोई फालतू स्टॉक्स में फंसे हुए हो तो आप लॉस में निकल जाना चाहिए। इनफैक्ट वो पैसे को अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या नहीं करना है, डोंट्स, स्मॉल कैप अवॉइड करना है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। रियल इस्टेट सेक्टर को मैं पर्सनली अभी अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि लोन इंटरेस्ट भी बढ़ रहे हैं ना, लोन इंटरेस्ट के रेट, तो ऑटो इंटरेस्ट के रेट, तो ये सब क्या है ना, अभी लोग कार में, हाउसेस में, यहाँ पे इन्फ्लेशन की वजह से अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, लोग घर नहीं खरीदेंगे, लोग गाड़ियाँ नहीं खरीदेंगे, कम हो जाएगा इनका सेल्स। तो रियल इस्टेट, ऑटो सेक्टर, इन सारे सेक्टर्स पे थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो फिलहाल ये साल मुझे रियल इस्टेट, ऑटो सेक्टर के लिए उतना अट्रैक्टिव लग नहीं रहा है। ऑटो सेक्टर के लिए फ्यूचरिस्टिक व्यू के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ओके, ईवी को ध्यान में रखते हुए सारे कैपिटल को एक साथ नहीं इन्वेस्ट करना है, ये मैंने आपको सिखा दिया है 20% करके कौन कौन से लेवल पे इन्वेस्ट करना है। अवॉइड इन्वेस्टिंग इन वेरी हाई प्राइस टू अर्निंग एंड प्राइस टू बुक वैल्यू स्टॉक, PE एंड PB, अगर वो मोनोपोली नहीं है तो। अगर कोई स्टॉक, अगर समझ लो कि कोई ऑटो सेक्टर का ही स्टॉक है, ऑटो सेक्टर के हज़ारों स्टॉक्स हैं, चलो ऑटो सेक्टर तो हमें लगाना ही नहीं है अभी पैसे, हम लोग कोई ढंग का IT स्टॉक्स देख लेते हैं। ओके, सपोज़ हमें IT का किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर पावर की किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, तो बहुत सारे शेयर्स हैं, तो मोनोपोली तो है नहीं, है ना, IT में मोनोपोली कोई है नहीं। तो IT में आप देखिए कि PE रेशियो किसका ज़्यादा है। अगर सेक्टर से ज़्यादा PE रेशियो है तो वैसे स्टॉक्स को अभी अवॉइड करिए, जो कि अपने सेक्टर से कम में आपको सस्ते में मिल रहे हैं, चीपर वैल्यूएशन में मिल रहे हैं। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग पे अभी आपका फोकस होना चाहिए। मोनोपोली अगर स्टॉक है तो फिर तो थोड़ा बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन वो डिमांड करते ही हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अवॉइड करना है, अभी मैं ट्रेडिंग के लिए क्यों नहीं बताती आपको ब्रेकआउट स्टॉक, क्योंकि जब मार्केट बेरिश मोड में रहता है, मार्केट गिरावट के मोड में है, तब क्या होगा ना, ब्रेकआउट स्टॉक में अगर आप अभी ट्रेडिंग करने जाओगे, वो ब्रेकआउट कब फेकआउट बन जाए और वो फेल्ड ब्रेकआउट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं ऐसे माहौल में। तो ब्रेकआउट स्टॉक्स, सर्किट स्टॉक्स, ये सब को आपको बिल्कुल
अभी अवॉइड करना है। ट्रेडिंग से ज़्यादा यू शुड बेटर शिफ्ट टू इन्वेस्टिंग, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। तो अभी फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट का मौका है। ट्रेडिंग से ज़्यादा बेटर है कि अभी आप इन्वेस्टमेंट में शिफ्ट हो जाइए। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि कितने भी क्रैशेज़ आए हैं निफ्टी में, चाहे वो 2008 का हो, कोविड का हो, कोई भी क्रैशेज़ हो, .com बर्स्ट हो, बाद में निफ्टी ने अच्छी रिकवरी ले ही ली है। तो अल्टीमेटली अगर अभी भी मार्केट क्रैश हो जाता है, बाय चांस हम 13-14 हज़ार तक आते हैं, तो अभी पोर्टफोलियो खाली करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब निफ्टी में रिकवरी आएगी या फिर जब भी एक प्रॉपर शॉर्ट कवरिंग आएगी, तो फिर यहाँ से एक ऐसा रैली हमें देखने को मिलेगा कि फिर आप सोचोगे। अभी लोगों को कोविड के वक्त में लोगों की अपॉर्चुनिटी जब लूज़ हो गई थी, तो लोग काफ़ी मतलब दुख मना रहे थे कि हमारा अपॉर्चुनिटी लूज़ हो गया। उस वक्त पैसे लगाए होते तो अभी डबल हो गए होते। वो अपॉर्चुनिटी अभी आपको फिर से मिल रहा है, आप अपने स्टॉक्स में जाके देखिए। तो अभी वो गलती मत करिएगा, पैनिक सेलिंग वाली गलती मत करिएगा। अभी इनफैक्ट पेशेंस रखिए, टाइम विल बी योर फ्रेंड इन दिस केस, ओके। तो यहाँ पे आप बस शांति से बनाए रखिए अपने अपने बस अपना मोटिवेशन रखिए। और एक चीज़ याद रखिएगा कि निफ्टी को तो रिकवरी लेना ही है। निफ्टी विल नॉट गो टू ज़ीरो, ओके। निफ्टी विल रिकवर, चाहे वो इस साल हो या नेक्स्ट ईयर हो या 2 साल बाद हो। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट अभी अगर आप कर रहे हो तो ऐसे कैपिटल को ही लगाइए जिसको आप नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स तक होल्ड कर सको, क्योंकि हो सकता है कि अभी इन्फ्लेशन छोटी मोटी चीज़ें, छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। इन्फ्लेशन इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। ये इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज़ है जो मार्केट को एक्चुअली क्रैश कर सकती है, एंड उसके बाद फिर रिकवरी में टाइम भी लग सकता है। तो अभी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ऐसे पैसे ही लगाओ जो आपको पता है कि एटलीस्ट 2-3 साल तक आपको नहीं चाहिए, क्योंकि रिकवरी में टाइम लग सकता है। हो सकता है कि ये पूरा साल आपको ज़्यादा अच्छे गेन्स ना मिले मार्केट से, ओके। और फिक्स डिपॉजिट को का लोग काफ़ी मजाक उड़ाते हैं, पर ऐसे जब इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस में जब रेट हाइक्स हो रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में आपको एफडी में भी ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर आप अपने बैंक अकाउंट में आप बैंक वालों के साथ कांटेक्ट करके पूछो, फिक्स डिपॉजिट का रेट उन्होंने इंक्रीज़ किया होगा। और फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना इज़ नॉट अ बैड आइडिया इन सच सिनारियो जब इन्फ्लेशन अपने पीक पे है, क्योंकि यहाँ यही एक तरीका है। एफडी हो गया, बॉन्ड्स हो गया, पीपीएफ हो गए, ये सारे एक ऐसे चीज़ें हैं ना जहाँ पे आपका मनी भी सेफ़ है। इन्फ्लेशन से तो नहीं बीट कर पाओगे आप, लेकिन मनी आपका सेफ़ रहेगा। कैपिटल मार्केट में, इक्विटी मार्केट में बहुत रिस्क है फ़िलहाल, है ना। तो यहाँ पे अगर आपको थोड़े जो भी पैसे आपको इमीडिएट बेसिस में चाहिए, नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में अगर आपको कोई पैसे चाहिए, तो उनको आप एफडी में अगर रखते हो तो कोई बुरी बात नहीं है। इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहे हैं, थोड़े बहुत इमरजेंसी के पैसे आपको एफडी में ही रखने चाहिए, रादर दैन कि आप सारे के सारे पैसे इक्विटी में इन्वेस्ट करो, ओके। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।